अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त भाई फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल लेकर हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। टाइम को बचाते हुए नई कहानी की तरफ चलते हैं। मूसलाधार बारिशों का मौसम था और डॉक्टर ताहिर अपने बिस्तर पे रज़ाई में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी मिसेस को गरम चाय और पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया हुआ था। वो कोई किताब पढ़ रहे थे। आज उनकी तबीयत नासाज थी। नासाज तबीयत होने की वजह से वो आज अपने क्लिनिक में नहीं गए थे। हर जगह पे बारिश की वजह से रास्ते बंद थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि आज वो अपने क्लिनिक नहीं जाएंगे। बिजली कड़क रही थी और बिजली की कड़क देखने के लिए वो खिड़की की तरफ बढ़े। जब खिड़की की तरफ से उन्होंने नीचे देखा तो देखा उनके गार्डन में उनका बूढ़ा माली बारिश में भीगा हुआ काम कर रहा है। उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने मालिक को ऊपर से आवाज़ दी, रब नवाज और रब नवाज। लेकिन वो इतना बूढ़ा था कि उसके कानों तक डॉक्टर ताहिर की आवाज़ नहीं गई। फिर डॉक्टर ताहिर ने अपनी शॉल पकड़ी और वो नीचे की तरफ जाने लगे। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने रब नवाज को आवाज़ दी, और रब नवाज बाबा, इतनी मूसलाधार बारिश में क्या कर रहे हैं? आज तो पौधों की जान छोड़ दें। आएँ घर में आ जाएं, पकौड़े बन रहे हैं, हमारे साथ पकौड़े भी खाएं और चाय भी पिएं। रब नवाज ने कहा, नहीं सर जी, आप खाएं, आप बड़े लोग हैं, आपके साथ मेरा क्या मुकाबला। मैं अपनी झोपड़ी में जाता हूँ। बहरहाल उसने कहा, पढ़ाई लिखाई करने से कोई बड़ा नहीं होता। तुम मेरे घर में आओ और आके चाय पी लो। इस वक्त बहुत बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। अब तो तुम्हारी उम्र भी 80 साल की हो गई है। मैं कहता हूँ काम छोड़ के आराम से घर बैठो। तुम्हारे इसरार करने पे मैंने तुम्हें रखा हुआ है, वरना इस उम्र में कौन काम करता है। और अब नवाज ने कहा कि मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि मैं मरे तक काम करूँ और मुझे सेहत देना। मैं अपनी औलाद के सहारे पे नहीं रहना चाहता। डॉक्टर साहब, आपने मुझे काम दिया, मेरा ख्याल रखते हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम मेरी कोई बात मानते नहीं हो। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, चाय पी लो। बहरहाल रब नवाज ने सर झुकाया और वो अंदर की तरफ आ गया। बहरहाल इस वक्त रब नवाज पानी से नुचड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने अपनी एक शलवार कमीज़ का जोड़ा लाया और उसे कहा कि तुम इसे चेंज कर लो, भीग गए हो, बीमार पड़ जाओगे। बहरहाल रब नवाज ने कहा कि इतना महंगा जोड़ा मैं नहीं पहन सकता। डॉक्टर साहब के इसरार पे भी वो ना माना। बहरहाल उसके बाद वो नीचे बैठ गया। डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि आप क्या कर रहे हो। डॉक्टर साहब ने फिर उसे एक पौड़ी दी और वो फिर पौड़ी पे बैठ गया और उसके बाद अपना सर झुकाए कुछ सोचने लगा। तब तक डॉक्टर साहब की वाइफ चाय ला चुकी थी। अब चाय के साथ पकोड़े भी थे जो रब नवाज और डॉक्टर साहब खा रहे थे। रब नवाज एक पकौड़ा खाने के बाद चुप होकर सहम के बैठ गया। गरम गरम चाय की भाप उड़ रही थी, लेकिन वो फिर सोचों में गुम था। डॉक्टर साहब ने रब नवाज को कहा, बाबा मैं तुम्हें बहुत दिन से देखता हूँ, लेकिन मुझे पूछने का टाइम नहीं मिलता, तुम किन ख्यालों में गुम रहते हो? ऐसा भी ज़िंदगी से क्या शिकवा जो हमेशा गुमसुम रहते हो? बहरहाल रब नवाज ने कहा, बूढ़ा हो चुका हूँ, 80 साल उम्र हो चुकी है, अब तो सिर्फ यादें ही मेरे साथ हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम बात छुपा रहे हो। देखो, मैं उम्र के 60 साल में हूँ और आप उम्र के 80 साल में हैं। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अगर कोई दुख दर्द हो तो आप मुझसे बांट सकते हैं। हम क्या दोस्त नहीं बन सकते? ये अमीरी गरीबी का चोला बीच में से क्यों नहीं हटा देते? ये जो पर्दा हम लोगों ने और दुनिया ने लगाया हुआ है, मैं इसे नहीं मानता। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, माली,
जो भी हमारा पेशा है रस कमाने का वो उसके बाद आता है, पहले तो हम इंसान हैं ना। बहरहाल रब नवाज ने अपना सर झुकाया और उसके बाद कहने लगा, सर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती, अपने दिल में हर वक्त रहती हैं। उन सवालों के कुछ जवाब नहीं होते जो इंसान अपने आप से हमेशा पूछता रहता है। डॉक्टर साहब ने कहा, शायद कुछ सवालों के जवाब इंसानों के पास नहीं होते, अल्लाह के पास होते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ जवाब होते हैं जो दोस्तों के पास होते हैं लेकिन खुद के पास नहीं होते। क्या तुम मुझे वो मुश्किल बताओगे? शायद मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का हल बता सकूं। उसने कहा, चलें, मैं आपसे आज अपना मसला हल कर देता हूँ। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो गंवार आदमी हूँ। चलें, आज आपसे मैं मसला पूछ लेता हूँ। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा, अपना मसला बताओ, शायद मैं उसे हल कर दूँ। रब नवाज ने कहा, ये बात पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की है, जब मैं लुधियाने में रहता था। हमारा छोटा सा गांव था और हमारा छोटा सा घर था। मेरा बाप एक किसान था जो दिन भर खेती बाड़ी करता था और मैं स्कूल में पढ़ा करता था। स्कूल क्या, मिट्टी का एक कमरा था और हम लोग सब नीचे बैठ के तख्तियों पे लिखा करते थे। बहरहाल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्र 14 से 15 साल तक हो गई थी। हमारा यही काम था, हम सुबह स्कूल जाते, उसके बाद घर में आते और उसके बाद खेलने निकल जाते। शाम ढले तक खेलते और फिर घर आते, खाना खा के सो जाते। यही छोटी सी ज़िंदगी थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था। मेरा एक दोस्त था शमशेर, वो मेरे साथ ही रहता था हमेशा। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रहा था तो शमशेर भागता हुआ मुझसे पहले आगे निकल गया और उस दिन भागते हुए मेरी चप्पल टूट गई। मैं अपनी चप्पल को जोड़ने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। ये दरख्त बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने था। धूप बहुत हो रही थी और उससे मेरे पाँव जल रहे थे और मुझसे चप्पल नहीं जोड़ी जा रही थी। जब तक मैंने चप्पल जोड़ी, मुझे पीछे से आवाज़ आती है, रब नवाज, मेरी बात सुनो। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। बहरहाल जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा मेरा वहम है। मैंने अपनी चप्पल सीधी की और फिर आगे की तरफ चलने लगा। फिर आवाज़ आती है, रब नवाज, मेरे साथ खेलोगे? रुक जाओ ना। रब नवाज कहता है, फिर मैं रुक गया और फिर मैंने देखा ये लड़की कौन है, शायद दरख्त के पीछे छुपी हुई है। मैं जब दरख्त के पीछे गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद फिर आवाज़ आती है, थोड़ा अंदर आओ, अंदर की तरफ तो आओ, डरते क्यों हो? ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था। बहरहाल ज़्यादातर वहाँ पे वीराना रहता था दिन के वक्त। लोग कब्रिस्तान में कहाँ जाते थे। लेकिन मैं उस आवाज़ के पीछे मनसूख होकर अंदर ही अंदर जाने से लगा। फिर देखा एक लड़की मेरे सामने एक दरख्त के पीछे से नमूदार होती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। मैं देखते ही उसको मेरी आंखें चंदिया जाती हैं। उसकी मोटी मोटी आंखें होती हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, वो बहुत ही गोरी चिट्टी होती है। वो लड़की इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम हमारे गांव की तो नहीं लगती। मैं गांव के सारे बच्चों को जानता हूँ, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम दिलकश है, मैं भी यहीं रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। रब नवाज ने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं। वो इतनी खूबसूरत थी कि रब नवाज को ना नहीं कह सका। उसके बाद वो दोनों उसी कब्रिस्तान में घूमते रहे। थोड़ी देर खेलने के बाद रब नवाज को उसने कहा कि मुझे मेरे बाबा बुला रहे हैं, अब तुम जाओ। रब नवाज ने यहाँ वहाँ देखा और कहा कि तुम्हारे घर कहाँ हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी, अब तुम जाओ। अगर मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर गुस्सा करेंगे, वो मुझे लड़कों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। बहरहाल रब नवाज ने कहा, चलो ठीक है, कल मिलेंगे। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने
घर में जाके वही किया जो वो हमेशा करता था, खाना खाया और बाहर दोस्तों के साथ खेलने चला गया। फिर उसने अपने दोस्त सत्तार को बताया कि मैंने एक लड़की को देखा है जिसका नाम दिलकश है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब मेरी चप्पल टूटी थी तो मैं दरख्त के नीचे बैठ के अपनी चप्पल बना रहा था, तभी वो मुझे मिली थी। वो शायद वहीं कहीं रहती है। सत्तार ने कहा कि मैं तो यहाँ पे सब लोगों को जानता हूँ, सारी लड़कियाँ लड़के साथ ही तो खेलते हैं, कहाँ पे रहती है, घर कहाँ पर है उसका। बहरहाल उसने कहा कि उसने मुझे अपना घर नहीं बताया। सत्तार ने कहा चलो कोई बात नहीं, कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और हम दोनों उससे मिलेंगे और मिल के खेलेंगे। अब अगले दिन सत्तार मेरे साथ ही स्कूल के बाद उस दरख्त के नीचे बैठ के दिलकश का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दिलकश का कोई अता पता नहीं था। जब आधे घंटे से ऊपर गुजर गया तो सत्तार ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, चल यार चलते हैं, शायद वो आज नहीं आएंगी। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगा, तू चला जा और किसी को बताना नहीं इस बारे में। बहरहाल वो वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद दिलकश की आवाज़ मुझे आती है, रब नवाज, आज फिर तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रब नवाज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो दरख्त के पीछे से नमदार होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रब नवाज ने कहा क्या बात कर रही हो, हम तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, मैं मेरे दोस्त सत्तार के साथ आया था, मैंने कहा था कि हम लोग मिल के खेलेंगे, लेकिन तुम नहीं आई। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मेरे बाबा ने लड़कों के साथ खेलने में मना किया है, तुम दोबारा सत्तार के साथ मत आना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बहरहाल इस वक्त मैं उम्र के 15वें हिस्से में था। मेरी उम्र 15 साल थी। जवानी की तरफ मेरा पहला कदम उठ रहा था। मेरे दिल में अजीब सी ख्वाहिशें उसको देख के उभर उठती थी। बहरहाल उसके बाद उसने कहा कि आओ आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैं उसके साथ चलता रहा। एक बड़े से घने दरख्त के पीछे जब वो मुझे ले गई तो देखा कि एक आलीशान इमारत खड़ी है। वो घर किसी महल से कम नहीं था। मैं देख के हैरान हो गया था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये जगह नहीं देखी थी। कब्रिस्तान में भी कोई घर होता है? मैंने उससे कहा कि मैं तो यहाँ से अक्सर गुजरता हूँ, ना मैंने अपने बाबा से कभी इसका जिक्र सुना है, ना किसी गांव वालों से कि कब्रिस्तान में इतना बड़ा घर है। बहरहाल जब वो मुझे घर में ले गई तो नौकर चाकर ने हमारा इस्तकबाल किया। मैं देख के हैरान हो गया कि वो लोग अलग तरह के दिख रहे थे, उनके कपड़े भी अलग तरह के थे, क्योंकि हमारे गांव में सब लोग लच्छा और कुर्ता पहनते थे, लेकिन वहाँ पे सब लोग बहुत ही अलग तरीके से कपड़े पहन के रखे हुए थे और सबकी आंखें अलग सी बड़ी बड़ी सी थीं, उनके नक्श अलग से थे, जो इंसानों से मेल तो खाते थे लेकिन इंसान लगते नहीं थे। बहरहाल वो कोई अलग सी मखलूक थी लेकिन बड़ी हसीन थी। जो भी गुजरता उसका एक चेहरा पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत होता। उसके बाद जब तक मैं आगे बढ़ता रहा सब लोग हमें सर झुका के सलाम करते रहे और हमें अंदर आने के लिए खुश आमदीद कहते रहे। उसके बाद जब मैंने देखा तो एक बूढ़ा सा बंदा और एक औरत जो बहुत ही नफीस ड्रेस में तख्त पे बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े ही गरूरी अंदाज से कहा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तभी दिलकश ने कहा कि ये मेरा दोस्त है बाबा, इसी के साथ मैं खेलने गई थी। उसके बाबा ने कहा बेटा आपको मना किया है ना कि बाहर जाके लोगों के साथ नहीं खेलना। मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस शख्स को भी मैंने पहली दफ़ा देखा था। वो किसी बादशाह से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी रियासत का कोई बादशाह बैठा हुआ है और उसकी माँ को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई महारानी या कोई मलका बैठी हुई है। ये सब मैंने पहली दफ़ा देखा था। ये कपड़े मैंने पहली दफ़ा देखे थे। ये जेवरात जो उनके जिस्मों पे थे, ये सब कुछ मैंने पहली दफ़ा देखा था। इतना खूबसूरत घर, इतना खूबसूरत तख्त, ये सब चीज़ें, ये कनीज़ें, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसा था जैसे कोई मैं ख्वाब देख रहा हूँ। बहरहाल उसकी माँ ने कहा अच्छा तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं, कुछ खा के जाना बेटा। उसके बाद उसके बाप ने अपने कनीज को हुक्म दिया कि जाओ इसे ले जाओ खाने के टेबल पे और इसे खाना खिलाओ।
तीन चार कनीज़ें मेरे आगे पीछे हो गई। दिलकश आगे चल रही थी, मैं दिलकश के पीछे था और मेरे साथ तीन चार कनीज़ें चल रही थीं। वो मुझे टेबल तक ले गई। जब मैंने टेबल देखा तो वो पूरा फल फ्रूट और बहुत ही बेहतरीन किस्म के खानों से सजा हुआ था। ये खाने मैंने कभी नहीं देखे थे, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज दिख रहे थे। मैंने वहाँ थोड़ा सा खाना खाया तो मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब दिलकश मुझे लेके बाहर की तरफ जाने लगी तो दिलकश के बाबा वहीं पे खड़े थे। उन्होंने कहा, दिलकश आज तुम इसको ले आई हो, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें मना किया है कि बाहर के लोगों से दोस्तियां नहीं करनी, ये आखिरी दफ़ा था। बहरहाल अपने दोस्त को आखिरी सलाम करो और इसे दरवाजे तक छोड़ आओ। दिलकश की माँ ने बहुत ही प्यार से अपने गले से एक नेकलेस उतारा और मेरे हाथ में दे दिया। कहा, बेटा ये हार रखो, ये हमारी तरफ से इनाम है। बहरहाल मैंने उनका शुक्रिया किया और मैं दिलकश के साथ दरवाजे से बाहर आ गया। अब मैं महल के दरवाजे से बाहर खड़ा था। दिलकश के हाथ में वो हार था। दिलकश ने वो हार एक दफ़ा चूमा और फिर मेरी मुट्ठी में दोबारा से दे दिया और कहा कि देखना, ये हार तुम्हारे पास मेरी निशानी है, इसे कभी मत बेचना, इसे हमेशा अपने साथ रखना, संभाल के रखना, मेरी यादों के लिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पहले से पसंद करती हूँ। जब तुम यहाँ से गुजरे थे मैं तुम्हें देखती थी। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगी और तुम्हारे साथ खेलूँगी और शायद आगे की ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारूँगी, लेकिन मेरे बाबा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, इस दोस्ती से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते अगर मैं उनके ख़िलाफ़ जाऊँगी तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती। बहरहाल आज के बाद कब्रिस्तान की तरफ कभी मत आना। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? चलो हम तुम्हारे घर के अंदर नहीं खेलेंगे, हम कब्रिस्तान में खेल लिया करेंगे। ये कब्रिस्तान में नहीं तो तुम मेरे घर के पास आ जाओ, हम अपने हमारे मोहल्ले में खेल लिया करेंगे। उसने कहा, मेरी हद कब्रिस्तान तक है, तुम बात नहीं समझोगे, अब तुम जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। बहरहाल मैंने ऐसे ही किया। मैं दो चार कदम आगे बढ़ा और उसके बाद दिलकश को देखने का ख्याल दोबारा मेरे दिल में उभर पड़ा। जब मैंने मुड़ के देखा, ना दिलकश थी और ना ही वो महल था। मैं दरख्त के पीछे फिर भागता हुआ गया, लेकिन वहाँ कोई महल नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कब्रें ही कब्रें थी, सुनसान कब्रें और दरख्त ही दरख्त। मैं ये चीज़ देख के हैरान था कि ये मेरा वहम है या हकीकत। उसके बाद वो हार मैंने अपने बैग में डाल दिया और मैं घर चला गया। फिर कुछ दिन तक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। जब तबीयत संभली तो मेरे घर वालों ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? मैंने कुछ नहीं बताया। सत्तार ने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया था जब मेरे वालिद ने सत्तार से पूछा। लेकिन जब मेरे वालिद ने इस बात का मुझसे कहा तो मैंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मैं तो उसको बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बोलता भी तो क्या बोलता कि किससे मिला, क्योंकि ना वहाँ पे कोई घर था और ना दिलकश थी। उसके बाद मैं रोज़ स्कूल से थोड़ा जल्दी आ जाता और या फिर स्कूल से आने के बाद देर तक वहीं बैठ के दिलकश को आवाज़ें देता रहता, कब्रिस्तान के अंदर घूमता रहता। इस चक्कर में मेरा स्कूल छूट गया सर। मैं बस घूमता रहता, सुबह से चला जाता कब्रिस्तान में और दिलकश को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता रहता। उसको बताता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा शायद जवानी का पहला तजुर्बा था, यह मेरी पहली मोहब्बत थी जो शायद मेरे बचपन के शुरू में मुझे हुई थी। बहरहाल दो चार साल इस तरह गुजर गए। पढ़ाई से तो मेरा मन उठ गया था। अब मैंने अपने पापा के साथ खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद ही पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया और हम लोग वहाँ से निकल के लाहौर की तरफ आ गए। फिर उसके बाद मेरे बाबा ने एक अच्छी लड़की देख के मेरी शादी कर दी। शादी ने मेरा दिल तो बहला दिया कुछ अरसे तक, लेकिन उसकी याद मेरे साथ ही रही। मैंने वो हार हमेशा अपने पास छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया।
लेकिन ये राज मेरी बीवी को मैंने सब कुछ बता दिया था, क्योंकि बीवी से कोई राज छुपा नहीं रह सकता। मैंने उसे सारी बात बता के हार उसके हवाले कर दिया था और कहा था कि इसको हम कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन जब हमारी औलादें हुई और घर हमको ख़रीदना पड़ा, तो घर के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया और कहा कि वो हीरो का हार जो बहुत ही महंगा दिखता है, उसकी कीमत मालूम करते हैं। बहरहाल जब मैं उसकी कीमत मालूम करने गया, तो मुझे पता चला कि वो खालिस सोना सोने का हार है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। जिसको दिखाया उसने कहा कि इसकी कीमत हम नहीं दे सकते, इसके लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। हर दुकान वाला अपनी जान छुड़ाता। बहरहाल उसके बाद मैं उस हार को लेके शहर की बड़ी मार्केट में चला गया, क्योंकि इससे पहले मैं छोटे छोटे दुकानों में इस हार के बारे में पूछ रहा था। बड़ी मार्केटों में गया तो वो हार करोड़ों में था। बहरहाल मैंने एक दिन अपनी बीवी को कहा कि आज मैं इस हार को बेचने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह इससे जो रकम आएंगी उससे हम कोई अच्छा खासा बड़ा घर ले लेंगे। जिस वक्त मैं उसको बेचने के इरादे से निकला और मैंने अपनी अलमारी खोली, तो वो हार वहाँ पे नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो हार मुझे नहीं मिला। फिर हमने ये सोचा कि शायद हार चोरी हो गया है। हमने अपने बच्चों से भी बहुत पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। बहरहाल घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैंने किसी दोस्त से पैसे लेके वो पैसे पूरे किए और मेरा घर बन गया। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती चली गई। मेरी बीवी मेरा साथ छोड़ के चले गई। मेरे बच्चों की शादियां हो गई। मैं बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता था, मैं उनके सहारे पे नहीं रहना चाहता था। मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता, या अल्लाह मुझे सेहत दे ताकि मैं मरे तक काम करूं। इसलिए तो साहब मैं आपके पास आया था नौकरी मांगने के लिए, ताकि मैं पौधे लगाऊं, आपका गार्डन सही करूं, खूबसूरत रखूं, इसको फूलों के साथ रहूं और काम करता रहूं बस। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो हार कहाँ है। उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें हार मिला? उसने कहा हाँ साहब, वो हार मुझे उसके बाद मिल गया। जब हमारा घर बन गया और सब कुछ तरतीब हो गई, तो एक दिन नहाने के बाद जब मैं कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में गया और मैंने कबर्ड खोली, तो देखा कि वो हार वैसे का वैसा साफ़ सुथरा वहाँ पड़ा था, जैसे कि वहाँ से हिला ही ना हो। मैंने अपनी बीवी को बुला के बताया कि देखो ये हार दोबारा से यहाँ पर है। इसका मतलब है कि शायद दिलकश यहीं कहीं है और वो ये नहीं चाहती कि वो मैं ये हार बेचूं। बहरहाल हमने ये फैसला किया कि ये हार हम कभी नहीं बेचेंगे। वो हार आज भी मेरे पास है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद वो हार अपने आप गायब हो जाएगा। इस बारे में मैंने अपनी किसी औलाद को नहीं बताया, क्योंकि वो हार उनके किसी काम का नहीं है। अगर जब भी वो कोशिश करेंगे बेचने की, तो वो हार अपने आप गायब हो जाएगा। ये उसकी एक निशानी है जो आज तक मेरे पास है। मैं आज भी उम्र के इस हिस्से में सोचता हूँ कि काश एक दफ़ा फिर से लुधियाना जाऊँ, फिर से उस कब्रिस्तान में जाऊँ और फिर से दिलकश को ढूंढूं। शायद इस दफ़ा उसे मेरी हालत पे रहम आ जाए और वो अपने हुस्न का दीदार मुझे करा दें। डॉक्टर साहब को ये बात तो पता चल चुकी थी कि रब नवाज आज भी उसके इश्क में मुब्तला है, लेकिन उन्हें ये बात भी साथ साथ पता चल चुकी थी कि वो कोई इंसानी मखलूक नहीं थी, वो लड़की जन्नत में थी। लेकिन रब नवाज आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। बहरहाल उसने अपनी चाय ख़त्म की और वो उठ के अपनी कुटिया में चला गया। कुछ कहानियाँ सच में अनकही रह जाती हैं, दिलों में सालों तक रह जाती हैं, जो बंदा किसी को नहीं कहता। बहरहाल अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपनी हाजिर है।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। टाइम को बचाते हुए नई कहानी की तरफ चलते हैं। मूसलाधार बारिशों का मौसम था और डॉक्टर ताहिर अपने बिस्तर पे रज़ाई में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी मिसेस को गर्म चाय और पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया हुआ था। वो कोई किताब पढ़ रहे थे। आज उनकी तबीयत नासाज थी। नासाज तबीयत होने की वजह से वो आज अपने क्लिनिक में नहीं गए थे। हर जगह पे बारिश की वजह से रास्ते बंद थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि आज वो अपने क्लिनिक नहीं जाएंगे। बिजली कड़क रही थी और बिजली की कड़क देखने के लिए वो खिड़की की तरफ बढ़े। जब खिड़की की तरफ से उन्होंने नीचे देखा तो देखा उनके गार्डन में उनका बूढ़ा माली बारिश में भीगा हुआ काम कर रहा है। उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने मालिक को ऊपर से आवाज़ दी, रब नवाज ओ रब नवाज। लेकिन वो इतना बूढ़ा था कि उसके कानों तक डॉक्टर ताहिर की आवाज़ नहीं गई। फिर डॉक्टर ताहिर ने अपनी शॉल पकड़ी और वो नीचे की तरफ जाने लगे। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने रब नवाज को आवाज़ दी, ओ रब नवाज बाबा, इतनी मूसलाधार बारिश में क्या कर रहे हैं? आज तो पौधों की जान छोड़ दें। आएँ घर में आ जाएं, पकौड़े बन रहे हैं, हमारे साथ पकौड़े भी खाएं और चाय भी पिएं। रब नवाज ने कहा, नहीं सर जी, आप खाएं, आप बड़े लोग हैं, आपके साथ मेरा क्या मुकाबला। मैं अपनी झोपड़ी में जाता हूँ। बहरहाल उसने कहा, पढ़ाई लिखाई करने से कोई बड़ा नहीं होता। तुम मेरे घर में आओ और आके चाय पी लो। इस वक्त बहुत बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। अब तो तुम्हारी उम्र भी 80 साल की हो गई है। मैं कहता हूँ काम छोड़ के आराम से घर बैठो। तुम्हारे इसरार करने पे मैंने तुम्हें रखा हुआ है, वरना इस उम्र में कौन काम करता है। और अब नवाज ने कहा कि मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि मैं मरे तक काम करूँ और मुझे सेहत देना। मैं अपनी औलाद के सहारे पे नहीं रहना चाहता। डॉक्टर साहब, आपने मुझे काम दिया, मेरा ख्याल रखते हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम मेरी कोई बात मानते नहीं हो। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, चाय पी लो। बहरहाल रब नवाज ने सर झुकाया और वो अंदर की तरफ आ गया। बहरहाल इस वक्त रब नवाज पानी से नुचड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने अपनी एक शलवार कमीज़ का जोड़ा लाया और उसे कहा कि तुम इसे चेंज कर लो, भीग गए हो, बीमार पड़ जाओगे। बहरहाल रब नवाज ने कहा कि इतना महंगा जोड़ा मैं नहीं पहन सकता। डॉक्टर साहब के इसरार पे भी वो ना माना। बहरहाल उसके बाद वो नीचे बैठ गया। डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि आप क्या कर रहे हो। डॉक्टर साहब ने फिर उसे एक पौड़ी दी और वो फिर पौड़ी पे बैठ गया और उसके बाद अपना सर झुकाए कुछ सोचने लगा। तब तक डॉक्टर साहब की वाइफ चाय ला चुकी थी। अब चाय के साथ पकोड़े भी थे जो रब नवाज और डॉक्टर साहब खा रहे थे। रब नवाज एक पकौड़ा खाने के बाद चुप होकर सहम के बैठ गया। गरम गरम चाय की भाप उड़ रही थी, लेकिन वो फिर सोचों में गुम था। डॉक्टर साहब ने रब नवाज को कहा, बाबा मैं तुम्हें बहुत दिन से देखता हूँ, लेकिन मुझे पूछने का टाइम नहीं मिलता, तुम किन ख्यालों में गुम रहते हो। ऐसा भी ज़िंदगी से क्या शिकवा जो हमेशा गुमसुम रहते हो। बहरहाल रब नवाज ने कहा, बूढ़ा हो चुका हूँ, 80 साल उम्र हो चुकी है, अब तो सिर्फ यादें ही मेरे साथ हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम बात छुपा रहे हो। देखो, मैं उम्र के 60 साल में हूँ और आप उम्र के 80 साल में हैं। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अगर कोई दुख दर्द हो तो आप मुझसे बांट सकते हैं। हम क्या दोस्त नहीं बन सकते? ये अमीरी गरीबी का चोला बीच में से क्यों नहीं हटा देते? ये जो पर्दा हम लोगों ने और दुनिया ने लगाया हुआ है, मैं इसे नहीं मानता। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, माली, जो भी हमारा पेशा है रस कमाने का, वो उसके बाद आता है। पहले तो हम इंसान हैं ना। बहरहाल
रब नवाज ने अपना सर झुकाया और उसके बाद कहने लगा, सर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती, अपने दिल में हर वक्त रहती हैं। उन सवालों के कुछ जवाब नहीं होते जो इंसान अपने आप से हमेशा पूछता रहता है। डॉक्टर साहब ने कहा, शायद कुछ सवालों के जवाब इंसानों के पास नहीं होते, अल्लाह के पास होते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ जवाब होते हैं जो दोस्तों के पास होते हैं लेकिन खुद के पास नहीं होते। क्या तुम मुझे वो मुश्किल बताओगे? शायद मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का हल बता सकूं। उसने कहा, चलें, मैं आपसे आज अपना मसला हल कर देता हूँ। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो गंवार आदमी हूँ। चलें, आज आपसे मैं मसला पूछ लेता हूँ। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा, अपना मसला बताओ, शायद मैं उसे हल कर दूँ। रब नवाज ने कहा, ये बात पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की है, जब मैं लुधियाने में रहता था। हमारा छोटा सा गांव था और हमारा छोटा सा घर था। मेरा बाप एक किसान था जो दिन भर खेती बाड़ी करता था और मैं स्कूल में पढ़ा करता था। स्कूल क्या, मिट्टी का एक कमरा था और हम लोग सब नीचे बैठ के तख्तियों पे लिखा करते थे। बहरहाल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्र 14 से 15 साल तक हो गई थी। हमारा यही काम था, हम सुबह स्कूल जाते, उसके बाद घर में आते और उसके बाद खेलने निकल जाते। शाम ढले तक खेलते और फिर घर आते, खाना खा के सो जाते। यही छोटी सी ज़िंदगी थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था। मेरा एक दोस्त था शमशेर, वो मेरे साथ ही रहता था हमेशा। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रहा था तो शमशेर भागता हुआ मुझसे पहले आगे निकल गया और उस दिन भागते हुए मेरी चप्पल टूट गई। मैं अपनी चप्पल को जोड़ने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। ये दरख्त बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने था। धूप बहुत हो रही थी और उससे मेरे पाँव जल रहे थे और मुझसे चप्पल नहीं जोड़ी जा रही थी। जब तक मैंने चप्पल जोड़ी, मुझे पीछे से आवाज़ आती है, रब नवाज, मेरी बात सुनो। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। बहरहाल जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा मेरा वहम है। मैंने अपनी चप्पल सीधी की और फिर आगे की तरफ चलने लगा। फिर आवाज़ आती है, रब नवाज, मेरे साथ खेलोगे? रुक जाओ ना। रब नवाज कहता है, फिर मैं रुक गया और फिर मैंने देखा ये लड़की कौन है, शायद दरख्त के पीछे छुपी हुई है। मैं जब दरख्त के पीछे गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद फिर आवाज़ आती है, थोड़ा अंदर आओ, अंदर की तरफ तो आओ, डरते क्यों हो? ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था। बहरहाल ज़्यादातर वहाँ पे वीराना रहता था दिन के वक्त। लोग कब्रिस्तान में कहाँ जाते थे? लेकिन मैं उस आवाज़ के पीछे मनसूख होकर अंदर ही अंदर जाने से लगा। फिर देखा एक लड़की मेरे सामने एक दरख्त के पीछे से नमूदार होती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। मैं देखते ही उसको मेरी आंखें चंदिया जाती हैं। उसकी मोटी मोटी आंखें होती हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, वो बहुत ही गोरी चिट्टी होती है। वो लड़की इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम हमारे गांव की तो नहीं लगती। मैं गांव के सारे बच्चों को जानता हूँ, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम दिलकश है, मैं भी यहीं रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। रब नवाज ने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं। वो इतनी खूबसूरत थी कि रब नवाज को ना नहीं कह सका। उसके बाद वो दोनों उसी कब्रिस्तान में घूमते रहे। थोड़ी देर खेलने के बाद रब नवाज को उसने कहा कि मुझे मेरे बाबा बुला रहे हैं, अब तुम जाओ। रब नवाज ने यहाँ वहाँ देखा और कहा कि तुम्हारे घर कहाँ हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊँगी, अब तुम जाओ। अगर मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर गुस्सा करेंगे, वो मुझे लड़कों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। बहरहाल रब नवाज ने कहा, चलो ठीक है, कल मिलेंगे। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने घर में जाके वही किया जो वो हमेशा करता था, खाना खाया और बाहर दोस्तों के साथ खेलने चला गया।
फिर उसने अपने दोस्त सत्तार को बताया कि मैंने एक लड़की को देखा है जिसका नाम दिलकश है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब मेरी चप्पल टूटी थी तो मैं दरख्त के नीचे बैठ के अपनी चप्पल बना रहा था, तभी वो मुझे मिली थी। वो शायद वहीं कहीं रहती है। सत्तार ने कहा कि मैं तो यहाँ पे सब लोगों को जानता हूँ, सारी लड़कियाँ लड़के साथ ही तो खेलते हैं, कहाँ पे रहती है, घर कहाँ पर है उसका। बहरहाल उसने कहा कि उसने मुझे अपना घर नहीं बताया। सत्तार ने कहा चलो कोई बात नहीं, कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और हम दोनों उससे मिलेंगे और मिल के खेलेंगे। अब अगले दिन सत्तार मेरे साथ ही स्कूल के बाद उस दरख्त के नीचे बैठ के दिलकश का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दिलकश का कोई अता पता नहीं था। जब आधे घंटे से ऊपर गुजर गया तो सत्तार ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, चल यार चलते हैं, शायद वो आज नहीं आएंगी। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगा, तू चला जा और किसी को बताना नहीं इस बारे में। बहरहाल वो वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद दिलकश की आवाज़ मुझे आती है, रब नवाज, आज फिर तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रब नवाज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो दरख्त के पीछे से नमदार होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रब नवाज ने कहा क्या बात कर रही हो, हम तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, मैं मेरे दोस्त सत्तार के साथ आया था, मैंने कहा था कि हम लोग मिल के खेलेंगे, लेकिन तुम नहीं आई। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मेरे बाबा ने लड़कों के साथ खेलने में मना किया है, तुम दोबारा सत्तार के साथ मत आना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बहरहाल इस वक्त मैं उम्र के 15वें हिस्से में था। मेरी उम्र 15 साल थी। जवानी की तरफ मेरा पहला कदम उठ रहा था। मेरे दिल में अजीब सी ख्वाहिशें उसको देख के उभर उठती थी। बहरहाल उसके बाद उसने कहा कि आओ आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैं उसके साथ चलता रहा। एक बड़े से घने दरख्त के पीछे जब वो मुझे ले गई तो देखा कि एक आलीशान इमारत खड़ी है। वो घर किसी महल से कम नहीं था। मैं देख के हैरान हो गया था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये जगह नहीं देखी थी। कब्रिस्तान में भी कोई घर होता है? मैंने उससे कहा कि मैं तो यहाँ से अक्सर गुजरता हूँ, ना मैंने अपने बाबा से कभी इस जिक्र सुना है, ना किसी गांव वालों से कि कब्रिस्तान में इतना बड़ा घर है। बहरहाल जब वो मुझे घर में ले गई तो नौकर चाकर ने हमारा इस्तकबाल किया। मैं देख के हैरान हो गया कि वो लोग अलग तरह के दिख रहे थे, उनके कपड़े भी अलग तरह के थे, क्योंकि हमारे गांव में सब लोग लच्छा और कुर्ता पहनते थे, लेकिन वहाँ पे सब लोग बहुत ही अलग तरीके से कपड़े पहन के रखे हुए थे और सबकी आंखें अलग सी बड़ी बड़ी सी थीं, उनके नक्श अलग से थे जो इंसानों से मेल तो खाते थे लेकिन इंसान लगते नहीं थे। बहरहाल वो कोई अलग सी मखलूक थी लेकिन बड़ी हसीन थी। जो भी गुजरता उसका एक चेहरा पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत होता। उसके बाद जब तक मैं आगे बढ़ता रहा सब लोग हमें सर झुका के सलाम करते रहे और हमें अंदर आने के लिए खुश आमदीद कहते रहे। उसके बाद जब मैंने देखा तो एक बूढ़ा सा बंदा और एक औरत जो बहुत ही नफीस ड्रेस में तख्त पे बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े ही गरूरी अंदाज से कहा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तभी दिलकश ने कहा कि ये मेरा दोस्त है बाबा, इसी के साथ मैं खेलने गई थी। उसके बाबा ने कहा बेटा आपको मना किया है ना कि बाहर जाके लोगों के साथ नहीं खेलना। मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस शख्स को भी मैंने पहली दफ़ा देखा था। वो किसी बादशाह से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी रियासत का कोई बादशाह बैठा हुआ है और उसकी माँ को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई महारानी या कोई मलका बैठी हुई है। ये सब मैंने पहली दफ़ा देखा था। ये कपड़े मैंने पहली दफ़ा देखे थे। ये जेवरात जो उनके जिस्मों पे थे, ये सब कुछ मैंने पहली दफ़ा देखा था। इतना खूबसूरत घर, इतना खूबसूरत तख्त, ये सब चीज़ें, ये कनीज़ें, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसा था जैसे कोई मैं ख्वाब देख रहा हूँ। बहरहाल उसकी माँ ने कहा अच्छा तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं, कुछ खा के जाना बेटा। उसके बाद उसके बाप ने अपने कनीज़ को हुक्म दिया कि जाओ इसे ले जाओ खाने के टेबल पे और इसे खाना खिलाओ। 3-4 कनीज़ें मेरे आगे पीछे हो गई।
दिलकश आगे चल रही थी, मैं दिलकश के पीछे था और मेरे साथ 3-4 कनीज़ें चल रही थीं। वो मुझे टेबल तक ले गई। जब मैंने टेबल देखा तो वो पूरा फल फ्रूट और बहुत ही बेहतरीन किस्म के खानों से सजा हुआ था। ये खाने मैंने कभी नहीं देखे थे, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज दिख रहे थे। मैंने वहाँ थोड़ा सा खाना खाया तो मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब दिलकश मुझे लेके बाहर की तरफ जाने लगी तो दिलकश के बाबा वहीं पे खड़े थे। उन्होंने कहा, दिलकश आज तुम इसको ले आई हो, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें मना किया है कि बाहर के लोगों से दोस्तियां नहीं करनी, ये आखिरी दफ़ा था। बहरहाल अपने दोस्त को आखिरी सलाम करो और इसे दरवाजे तक छोड़ आओ। दिलकश की माँ ने बहुत ही प्यार से अपने गले से एक नेकलेस उतारा और मेरे हाथ में दे दिया। कहा, बेटा यह हार रखो, ये हमारी तरफ से इनाम है। बहरहाल मैंने उनका शुक्रिया किया और मैं दिलकश के साथ दरवाजे से बाहर आ गया। अब मैं महल के दरवाजे से बाहर खड़ा था। दिलकश के हाथ में वो हार था। दिलकश ने वो हार एक दफ़ा चूमा और फिर मेरी मुट्ठी में दोबारा से दे दिया और कहा कि देखना, ये हार तुम्हारे पास मेरी निशानी है, इसे कभी मत बेचना, इसे हमेशा अपने साथ रखना, संभाल के रखना, मेरी यादों के लिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पहले से पसंद करती हूँ। जब तुम यहाँ से गुजरे थे मैं तुम्हें देखती थी। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगी और तुम्हारे साथ खेलूँगी और शायद आगे की ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारूँगी, लेकिन मेरे बाबा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, इस दोस्ती से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते अगर मैं उनके ख़िलाफ़ जाऊंगी तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती। बहरहाल आज के बाद कब्रिस्तान की तरफ कभी मत आना। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? चलो हम तुम्हारे घर के अंदर नहीं खेलेंगे, हम कब्रिस्तान में खेल लिया करेंगे। ये कब्रिस्तान में नहीं तो तुम मेरे घर के पास आ जाओ, हम अपने हमारे मोहल्ले में खेल लिया करेंगे। उसने कहा, मेरी हद कब्रिस्तान तक है, तुम बात नहीं समझोगे, अब तुम जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। बहरहाल मैंने ऐसे ही किया। मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा और उसके बाद दिलकश को देखने का ख्याल दोबारा मेरे दिल में उभर पड़ा। जब मैंने मुड़ के देखा, ना दिलकश थी और ना ही वो महल था। मैं दरख्त के पीछे फिर भागता हुआ गया, लेकिन वहाँ कोई महल नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कब्रें ही कब्रें थी, सुनसान कब्रें, और दरख्त थी दरख्त। मैं ये चीज़ देख के हैरान था कि ये मेरा वहम है या हकीकत। उसके बाद वो हार मैंने अपने बैग में डाल लिया और मैं घर चला गया। फिर कुछ दिन तक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। जब तबीयत संभली तो मेरे घर वालों ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? मैंने कुछ नहीं बताया। सत्तार ने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया था जब मेरे वालिद ने सत्तार से पूछा। लेकिन जब मेरे वालिद ने इस बात का मुझसे कहा तो मैंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मैं तो उसको बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बोलता भी तो क्या बोलता कि किससे मिला, क्योंकि ना वहाँ पे कोई घर था और ना दिलकश थी। उसके बाद मैं रोज़ स्कूल से थोड़ा जल्दी आ जाता और या फिर स्कूल से आने के बाद देर तक वहीं बैठ के दिलकश को आवाज़ें देता रहता, कब्रिस्तान के अंदर घूमता रहता। इस चक्कर में मेरा स्कूल छूट गया सर। मैं बस घूमता रहता, सुबह से चला जाता कब्रिस्तान में और दिलकश को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता रहता। उसको बताता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा शायद जवानी का पहला तजुर्बा था, यह मेरी पहली मोहब्बत थी जो शायद मेरे बचपन के शुरू में मुझे हुई थी। बहरहाल 2-4 साल इस तरह गुजर गए। पढ़ाई से तो मेरा मन उठ गया था। अब मैंने अपने पापा के साथ खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद ही पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया और हम लोग वहाँ से निकल के लाहौर की तरफ आ गए। फिर उसके बाद मेरे बाबा ने एक अच्छी लड़की देख के मेरी शादी कर दी। शादी ने मेरा दिल तो बहला दिया कुछ अरसे तक, लेकिन उसकी याद मेरे साथ ही रही। मैंने वो हार हमेशा अपने पास छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरी बीवी को मैंने सब कुछ बता दिया था।
क्योंकि बीवी से कोई राज छुपा नहीं रह सकता। मैंने उसे सारी बात बता के हार उसके हवाले कर दिया था और कहा था कि इसको हम कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन जब हमारी औलादें हुई और घर हमको ख़रीदना पड़ा तो घर के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने बहुत जद्दोजहद की लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया और कहा कि वो हीरो का हार जो बहुत ही महंगा दिखता है उसकी कीमत मालूम करते हैं। बहरहाल जब मैं उसकी कीमत मालूम करने गया तो मुझे पता चला कि वो खालिस सोना सोने का हार है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। जिसको दिखाया उसने कहा कि इसकी कीमत हम नहीं दे सकते, इसके लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। हर दुकान वाला अपनी जान छुड़ाता। बहरहाल उसके बाद मैं उस हार को लेके शहर की बड़ी मार्केट में चला गया, क्योंकि इससे पहले मैं छोटे छोटे दुकानों में इस हार के बारे में पूछ रहा था। बड़ी मार्केटों में गया तो वो हार करोड़ों में था। बहरहाल मैंने एक दिन अपनी बीवी को कहा कि आज मैं इस हार को बेचने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इससे जो रकम आएंगी उससे हम कोई अच्छा खासा बड़ा घर ले लेंगे। जिस वक्त मैं उसको बेचने के इरादे से निकला और मैंने अपनी अलमारी खोली तो वो हार वहाँ पे नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो हार मुझे नहीं मिला। फिर हमने ये सोचा कि शायद हार चोरी हो गया है। हमने अपने बच्चों से भी बहुत पूछा लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। बहरहाल घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैंने किसी दोस्त से पैसे लेके वो पैसे पूरे किए और मेरा घर बन गया। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती चली गई। मेरी बीवी मेरा साथ छोड़ के चले गई। मेरे बच्चों की शादियाँ हो गई। मैं बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता था, मैं उनके सहारे पे नहीं रहना चाहता था। मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता, या अल्लाह मुझे सेहत दे ताकि मैं मरे तक काम करूं। इसलिए तो साहब मैं आपके पास आया था नौकरी मांगने के लिए, ताकि मैं पौधे लगाऊं, आपका गार्डन सही करूं, खूबसूरत रखूं, इसको फूलों के साथ रहूं और काम करता रहूं बस। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो हार कहाँ है। उसके बाद क्या वो तुम्हें हार मिला? उसने कहा हाँ साहब, वो हार मुझे उसके बाद मिल गया। जब हमारा घर बन गया और सब कुछ तरतीब हो गई तो एक दिन नहाने के बाद जब मैं कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में गया और मैंने कबर्ड खोली तो देखा कि वो हार वैसे का वैसा साफ़ सुथरा वहाँ पड़ा था, जैसे कि वहाँ से हिला ही ना हो। मैंने अपनी बीवी को बुला के बताया कि देखो ये हार दोबारा से यहाँ पर है। इसका मतलब है कि शायद दिलकश यहीं कहीं है और वो ये नहीं चाहती कि वो मैं ये हार बेचूं। बहरहाल हमने ये फ़ैसला किया कि ये हार हम कभी नहीं बेचेंगे। वो हार आज भी मेरे पास है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद वो हार अपने आप गायब हो जाएगा। इस बारे में मैंने अपनी किसी औलाद को नहीं बताया, क्योंकि वो हार उनके किसी काम का नहीं है। अगर जब भी वो कोशिश करेंगे बेचने की तो वो हार अपने आप गायब हो जाएगा। ये उसकी एक निशानी है जो आज तक मेरे पास है। मैं आज भी उम्र के इस हिस्से में सोचता हूँ कि काश एक दफ़ा फिर से लुधियाना जाऊँ, फिर से उस कब्रिस्तान में जाऊँ और फिर से दिलकश को ढूंढूँ। शायद इस दफ़ा उसे मेरी हालत पे रहम आ जाए और वो अपने हुस्न का दीदार मुझे करा दें। डॉक्टर साहब को ये बात तो पता चल चुकी थी कि रब नवाज आज भी उसके इश्क में मुब्तला है, लेकिन उन्हें ये बात भी साथ साथ पता चल चुकी थी कि वो कोई इंसानी मखलूक नहीं थी, वो लड़की जन्नत में थी। लेकिन रब नवाज आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। बहरहाल उसने अपनी चाय ख़त्म की और वो उठ के अपनी कुटिया में चला गया। कुछ कहानियाँ सच में अनकही रह जाती हैं, दिलों में सालों तक रह जाती हैं, जो बंदा किसी को नहीं कहता। बहरहाल अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल लेकर हाजिर है।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। टाइम को बचाते हुए नई कहानी की तरफ चलते हैं। मूसलाधार बारिशों का मौसम था और डॉक्टर ताहिर अपने बिस्तर पे रज़ाई में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी मिसेस को गर्म चाय और पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया हुआ था। वो कोई किताब पढ़ रहे थे। आज उनकी तबीयत नासाज थी। नासाज तबीयत होने की वजह से वो आज अपने क्लिनिक में नहीं गए थे। हर जगह पे बारिश की वजह से रास्ते बंद थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि आज वो अपने क्लिनिक नहीं जाएंगे। बिजली कड़क रही थी और बिजली की कड़क देखने के लिए वो खिड़की की तरफ बढ़े। जब खिड़की की तरफ से उन्होंने नीचे देखा तो देखा उनके गार्डन में उनका बूढ़ा माली बारिश में भीगा हुआ काम कर रहा है। उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने मालिक को ऊपर से आवाज़ दी, रब नवाज और रब नवाज। लेकिन वो इतना बूढ़ा था कि उसके कानों तक डॉक्टर ताहिर की आवाज़ नहीं गई। फिर डॉक्टर ताहिर ने अपनी शॉल पकड़ी और वो नीचे की तरफ जाने लगे। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने रब नवाज को आवाज़ दी, और रब नवाज बाबा, इतनी मूसलाधार बारिश में क्या कर रहे हैं? आज तो पौधों की जान छोड़ दें। आएँ घर में आ जाएं, पकौड़े बन रहे हैं, हमारे साथ पकौड़े भी खाएं और चाय भी पिएं। रब नवाज ने कहा, नहीं सर जी, आप खाएं, आप बड़े लोग हैं, आपके साथ मेरा क्या मुकाबला। मैं अपनी झोपड़ी में जाता हूँ। बहरहाल उसने कहा, पढ़ाई लिखाई करने से कोई बड़ा नहीं होता। तुम मेरे घर में आओ और आके चाय पी लो। इस वक्त बहुत बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। अब तो तुम्हारी उम्र भी 80 साल की हो गई है। मैं कहता हूँ काम छोड़ के आराम से घर बैठो। तुम्हारे इसरार करने पे मैंने तुम्हें रखा हुआ है, वरना इस उम्र में कौन काम करता है। और अब नवाज ने कहा कि मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि मैं मरे तक काम करूँ और मुझे सेहत देना। मैं अपनी औलाद के सहारे पे नहीं रहना चाहता। डॉक्टर साहब, आपने मुझे काम दिया, मेरा ख्याल रखते हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम मेरी कोई बात मानते नहीं हो। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, चाय पी लो। बहरहाल रब नवाज ने सर झुकाया और वो अंदर की तरफ आ गया। बहरहाल इस वक्त रब नवाज पानी से नुचड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने अपनी एक शलवार कमीज़ का जोड़ा लाया और उसे कहा कि तुम इसे चेंज कर लो, भीग गए हो, बीमार पड़ जाओगे। बहरहाल रब नवाज ने कहा कि इतना महंगा जोड़ा मैं नहीं पहन सकता। डॉक्टर साहब के इसरार पे भी वो ना माना। बहरहाल उसके बाद वो नीचे बैठ गया। डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि आप क्या कर रहे हो। डॉक्टर साहब ने फिर उसे एक पौड़ी दी और वो फिर पौड़ी पे बैठ गया और उसके बाद अपना सर झुकाए कुछ सोचने लगा। तब तक डॉक्टर साहब की वाइफ चाय ला चुकी थी। अब चाय के साथ पकोड़े भी थे जो रब नवाज और डॉक्टर साहब खा रहे थे। रब नवाज एक पकौड़ा खाने के बाद चुप होकर सहम के बैठ गया। गरम गरम चाय की भाप उड़ रही थी, लेकिन वो फिर सोचों में गुम था। डॉक्टर साहब ने रब नवाज को कहा, बाबा मैं तुम्हें बहुत दिन से देखता हूँ, लेकिन मुझे पूछने का टाइम नहीं मिलता, तुम किन ख्यालों में गुम रहते हो। ऐसा भी ज़िंदगी से क्या शिकवा जो हमेशा गुमसुम रहते हो। बहरहाल रब नवाज ने कहा, बूढ़ा हो चुका हूँ, 80 साल उम्र हो चुकी है, अब तो सिर्फ यादें ही मेरे साथ हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम बात छुपा रहे हो। देखो, मैं उम्र के 60 साल में हूँ और आप उम्र के 80 साल में हैं। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अगर कोई दुख दर्द हो तो आप मुझसे बांट सकते हैं। हम क्या दोस्त नहीं बन सकते? ये अमीरी गरीबी का चोला बीच में से क्यों नहीं हटा देते? ये जो पर्दा हम लोगों ने और दुनिया ने लगाया हुआ है, मैं इसे नहीं मानता। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, माली, जो भी हमारा पेशा है रस कमाने का, वो उसके बाद आता है। पहले तो हम इंसान हैं ना। बहरहाल
रब नवाज ने अपना सर झुकाया और उसके बाद कहने लगा, सर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती, अपने दिल में हर वक्त रहती हैं। उन सवालों के कुछ जवाब नहीं होते जो इंसान अपने आप से हमेशा पूछता रहता है। डॉक्टर साहब ने कहा, शायद कुछ सवालों के जवाब इंसानों के पास नहीं होते, अल्लाह के पास होते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ जवाब होते हैं जो दोस्तों के पास होते हैं लेकिन खुद के पास नहीं होते। क्या तुम मुझे वो मुश्किल बताओगे? शायद मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का हल बता सकूं। उसने कहा, चलें, मैं आपसे आज अपना मसला हल कर देता हूँ। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो गंवार आदमी हूँ। चलें, आज आपसे मैं मसला पूछ लेता हूँ। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा, अपना मसला बताओ, शायद मैं उसे हल कर दूँ। रब नवाज ने कहा, ये बात पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की है, जब मैं लुधियाने में रहता था। हमारा छोटा सा गांव था और हमारा छोटा सा घर था। मेरा बाप एक किसान था जो दिन भर खेती बाड़ी करता था और मैं स्कूल में पढ़ा करता था। स्कूल क्या, मिट्टी का एक कमरा था और हम लोग सब नीचे बैठ के तख्तियों पे लिखा करते थे। बहरहाल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्र 14 से 15 साल तक हो गई थी। हमारा यही काम था, हम सुबह स्कूल जाते, उसके बाद घर में आते और उसके बाद खेलने निकल जाते, शाम ढले तक खेलते और फिर घर आते, खाना खा के सो जाते। यही छोटी सी ज़िंदगी थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था। मेरा एक दोस्त था शमशेर, वो मेरे साथ ही रहता था हमेशा। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रहा था तो शमशेर भागता हुआ मुझसे पहले आगे निकल गया और उस दिन भागते हुए मेरी चप्पल टूट गई। मैं अपनी चप्पल को जोड़ने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। ये दरख्त बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने था। धूप बहुत हो रही थी और उससे मेरे पाँव जल रहे थे और मुझसे चप्पल नहीं जोड़ी जा रही थी। जब तक मैंने चप्पल जोड़ी, मुझे पीछे से आवाज़ आती है, रब नवाज, मेरी बात सुनो। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। बहरहाल जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा मेरा वहम है। मैंने अपनी चप्पल सीधी की और फिर आगे की तरफ चलने लगा। फिर आवाज़ आती है, रब नवाज, मेरे साथ खेलोगे? रुक जाओ ना। रब नवाज कहता है। फिर मैं रुक गया और फिर मैंने देखा ये लड़की कौन है, शायद दरख्त के पीछे छुपी हुई है। मैं जब दरख्त के पीछे गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद फिर आवाज़ आती है, थोड़ा अंदर आओ, अंदर की तरफ तो आओ, डरते क्यों हो? ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था। बहरहाल ज़्यादातर वहाँ पे वीराना रहता था दिन के वक्त। लोग कब्रिस्तान में कहाँ जाते थे? लेकिन मैं उस आवाज़ के पीछे मनसूख होकर अंदर ही अंदर जाने से लगा। फिर देखा एक लड़की मेरे सामने एक दरख्त के पीछे से नमूदार होती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। मैं देखते ही उसको मेरी आंखें चंदिया जाती हैं। उसकी मोटी मोटी आंखें होती हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, वो बहुत ही गोरी चिट्टी होती है। वो लड़की इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम हमारे गांव की तो नहीं लगती। मैं गांव के सारे बच्चों को जानता हूँ, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम दिलकश है, मैं भी यहीं रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। रब नवाज ने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं। वो इतनी खूबसूरत थी कि रब नवाज को ना नहीं कह सका। उसके बाद वो दोनों उसी कब्रिस्तान में घूमते रहे। थोड़ी देर खेलने के बाद रब नवाज को उसने कहा कि मुझे मेरे बाबा बुला रहे हैं, अब तुम जाओ। रब नवाज ने यहाँ वहाँ देखा और कहा कि तुम्हारे घर कहाँ हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊँगी, अब तुम जाओ। अगर मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर गुस्सा करेंगे, वो मुझे लड़कों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। बहरहाल रब नवाज ने कहा, चलो ठीक है, कल मिलेंगे। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने घर में जाके वही किया जो वो हमेशा करता था, खाना खाया और बाहर दोस्तों के साथ खेलने चला गया।
फिर उसने अपने दोस्त सत्तार को बताया कि मैंने एक लड़की को देखा है जिसका नाम दिलकश है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब मेरी चप्पल टूटी थी तो मैं दरख्त के नीचे बैठ के अपनी चप्पल बना रहा था, तभी वो मुझे मिली थी। वो शायद वहीं कहीं रहती है। सत्तार ने कहा कि मैं तो यहाँ पे सब लोगों को जानता हूँ, सारी लड़कियाँ लड़के साथ ही तो खेलते हैं, कहाँ पे रहती है, घर कहाँ पर है उसका। बहरहाल उसने कहा कि उसने मुझे अपना घर नहीं बताया। सत्तार ने कहा चलो कोई बात नहीं, कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और हम दोनों उससे मिलेंगे और मिलके खेलेंगे। अब अगले दिन सत्तार मेरे साथ ही स्कूल के बाद उस दरख्त के नीचे बैठ के दिलकश का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दिलकश का कोई अता पता नहीं था। जब आधे घंटे से ऊपर गुजर गया तो सत्तार ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, चल यार चलते हैं, शायद वो आज नहीं आएंगी। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगा, तू चला जा और किसी को बताना नहीं इस बारे में। बहरहाल वो वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद दिलकश की आवाज़ मुझे आती है, रब नवाज, आज फिर तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रब नवाज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो दरख्त के पीछे से नमदार होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रब नवाज ने कहा क्या बात कर रही हो, हम तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, मैं मेरे दोस्त सत्तार के साथ आया था, मैंने कहा था कि हम लोग मिल के खेलेंगे, लेकिन तुम नहीं आई। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मेरे बाबा ने लड़कों के साथ खेलने में मना किया है, तुम दोबारा सत्तार के साथ मत आना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बहरहाल इस वक्त मैं उम्र के 15वें हिस्से में था। मेरी उम्र 15 साल थी। जवानी की तरफ मेरा पहला कदम उठ रहा था। मेरे दिल में अजीब सी ख्वाहिशें उसको देख के उभर उठती थीं। बहरहाल उसके बाद उसने कहा कि आओ आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैं उसके साथ चलता रहा। एक बड़े से घने दरख्त के पीछे जब वो मुझे ले गई तो देखा कि एक आलीशान इमारत खड़ी है। वो घर किसी महल से कम नहीं था। मैं देख के हैरान हो गया था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये जगह नहीं देखी थी। कब्रिस्तान में भी कोई घर होता है? मैंने उससे कहा कि मैं तो यहाँ से अक्सर गुजरता हूँ, ना मैंने अपने बाबा से कभी इस जिक्र सुना है, ना किसी गांव वालों से कि कब्रिस्तान में इतना बड़ा घर है। बहरहाल जब वो मुझे घर में ले गई तो नौकर चाकर ने हमारा इस्तकबाल किया। मैं देख के हैरान हो गया कि वो लोग अलग तरह के दिख रहे थे, उनके कपड़े भी अलग तरह के थे, क्योंकि हमारे गांव में सब लोग लच्छा और कुर्ता पहनते थे, लेकिन वहाँ पे सब लोग बहुत ही अलग तरीके से कपड़े पहन के रखे हुए थे और सबकी आंखें अलग सी बड़ी बड़ी सी थीं, उनके नक्श अलग से थे, जो इंसानों से मेल तो खाते थे लेकिन इंसान लगते नहीं थे। बहरहाल वो कोई अलग सी मखलूक थी लेकिन बड़ी हसीन थी। जो भी गुजरता उसका एक चेहरा पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत होता। उसके बाद जब तक मैं आगे बढ़ता रहा सब लोग हमें सर झुका के सलाम करते रहे और हमें अंदर आने के लिए खुश आमदीद कहते रहे। उसके बाद जब मैंने देखा तो एक बूढ़ा सा बंदा और एक औरत जो बहुत ही नफीस ड्रेस में तख्त पे बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े ही गरूरी अंदाज से कहा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तभी दिलकश ने कहा कि ये मेरा दोस्त है बाबा, इसी के साथ मैं खेलने गई थी। उसके बाबा ने कहा बेटा आपको मना किया है ना कि बाहर जाके लोगों के साथ नहीं खेलना। मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस शख्स को भी मैंने पहली दफ़ा देखा था। वो किसी बादशाह से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी रियासत का कोई बादशाह बैठा हुआ है और उसकी माँ को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई महारानी या कोई मलका बैठी हुई है। ये सब मैंने पहली दफ़ा देखा था। ये कपड़े मैंने पहली दफ़ा देखे थे। ये जेवरात जो उनके जिस्मों पे थे, ये सब कुछ मैंने पहली दफ़ा देखा था। इतना खूबसूरत घर, इतना खूबसूरत तख्त, ये सब चीज़ें, ये कनीज़ें, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसा था जैसे कोई मैं ख्वाब देख रहा हूँ। बहरहाल उसकी माँ ने कहा अच्छा तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं, कुछ खा के जाना बेटा। उसके बाद उसके बाप ने अपने कनीज़ को हुक्म दिया कि जाओ इसे ले जाओ खाने के टेबल पे और इसे खाना खिलाओ। 3-4 कनीज़ें मेरे आगे पीछे हो गई।
दिलकश आगे चल रही थी, मैं दिलकश के पीछे था और मेरे साथ 3-4 कनीज़ें चल रही थीं। वो मुझे टेबल तक ले गई। जब मैंने टेबल देखा तो वो पूरा फल फ्रूट और बहुत ही बेहतरीन किस्म के खानों से सजा हुआ था। ये खाने मैंने कभी नहीं देखे थे, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज दिख रहे थे। मैंने वहाँ थोड़ा सा खाना खाया तो मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब दिलकश मुझे लेके बाहर की तरफ जाने लगी तो दिलकश के बाबा वहीं पे खड़े थे। उन्होंने कहा, दिलकश, आज तुम इसको ले आई हो, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें मना किया है कि बाहर के लोगों से दोस्तियां नहीं करनी। ये आखिरी दफ़ा था। बहरहाल अपने दोस्त को आखिरी सलाम करो और इसे दरवाजे तक छोड़ आओ। दिलकश की माँ ने बहुत ही प्यार से अपने गले से एक नेकलेस उतारा और मेरे हाथ में दे दिया। कहा, बेटा यह हार रखो, ये हमारी तरफ से इनाम है। बहरहाल मैंने उनका शुक्रिया किया और मैं दिलकश के साथ दरवाजे से बाहर आ गया। अब मैं महल के दरवाजे से बाहर खड़ा था। दिलकश के हाथ में वो हार था। दिलकश ने वो हार एक दफ़ा चूमा और फिर मेरी मुट्ठी में दोबारा से दे दिया और कहा कि देखना, ये हार तुम्हारे पास मेरी निशानी है, इसे कभी मत बेचना, इसे हमेशा अपने साथ रखना, संभाल के रखना, मेरी यादों के लिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पहले से पसंद करती हूँ। जब तुम यहाँ से गुजरे थे मैं तुम्हें देखती थी। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगी और तुम्हारे साथ खेलूँगी और शायद आगे की ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारूँगी, लेकिन मेरे बाबा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, इस दोस्ती से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते अगर मैं उनके ख़िलाफ़ जाऊँगी तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती। बहरहाल आज के बाद कब्रिस्तान की तरफ कभी मत आना। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? चलो हम तुम्हारे घर के अंदर नहीं खेलेंगे, हम कब्रिस्तान में खेल लिया करेंगे। ये कब्रिस्तान में नहीं तो तुम मेरे घर के पास आ जाओ, हम अपने हमारे मोहल्ले में खेल लिया करेंगे। उसने कहा, मेरी हद कब्रिस्तान तक है, तुम बात नहीं समझोगे, अब तुम जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। बहरहाल मैंने ऐसे ही किया। मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा और उसके बाद दिलकश को देखने का ख्याल दोबारा मेरे दिल में उभर पड़ा। जब मैंने मुड़ के देखा, ना दिलकश थी और ना ही वो महल था। मैं दरख्त के पीछे फिर भागता हुआ गया, लेकिन वहाँ कोई महल नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कब्रें ही कब्रें थी, सुनसान कब्रें, और दरख्त थी दरख्त। मैं ये चीज़ देख के हैरान था कि ये मेरा वहम है या हकीकत। उसके बाद वो हार मैंने अपने बैग में डाल दिया और मैं घर चला गया। फिर कुछ दिन तक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। जब तबीयत संभली तो मेरे घर वालों ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? मैंने कुछ नहीं बताया। सत्तार ने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया था जब मेरे वालिद ने सत्तार से पूछा। लेकिन जब मेरे वालिद ने इस बात का मुझसे कहा तो मैंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मैं तो उसको बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बोलता भी तो क्या बोलता कि किससे मिला, क्योंकि ना वहाँ पे कोई घर था और ना दिलकश थी। उसके बाद मैं रोज़ स्कूल से थोड़ा जल्दी आ जाता और या फिर स्कूल से आने के बाद देर तक वहीं बैठ के दिलकश को आवाज़ें देता रहता, कब्रिस्तान के अंदर घूमता रहता। इस चक्कर में मेरा स्कूल छूट गया सर। मैं बस घूमता रहता, सुबह से चला जाता कब्रिस्तान में और दिलकश को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता रहता। उसको बताता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा शायद जवानी का पहला तजुर्बा था, यह मेरी पहली मोहब्बत थी जो शायद मेरे बचपन के शुरू में मुझे हुई थी। बहरहाल 2-4 साल इस तरह गुजर गए। पढ़ाई से तो मेरा मन उठ गया था। अब मैंने अपने पापा के साथ खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद ही पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया और हम लोग वहाँ से निकल के लाहौर की तरफ आ गए। फिर उसके बाद मेरे बाबा ने एक अच्छी लड़की देख के मेरी शादी कर दी। शादी ने मेरा दिल तो बहला दिया कुछ अरसे तक, लेकिन उसकी याद मेरे साथ ही रही। मैंने वो हार हमेशा अपने पास छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरी बीवी को मैंने सब कुछ बता दिया था।
क्योंकि बीवी से कोई राज छुपा नहीं रह सकता। मैंने उसे सारी बात बता के हार उसके हवाले कर दिया था और कहा था कि इसको हम कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन जब हमारी औलादें हुई और घर हमको ख़रीदना पड़ा तो घर के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने बहुत जद्दोजहद की लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया और कहा कि वो हीरो का हार जो बहुत ही महंगा दिखता है उसकी कीमत मालूम करते हैं। बहरहाल जब मैं उसकी कीमत मालूम करने गया तो मुझे पता चला कि वो खालिस सोना सोने का हार है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। जिसको दिखाया उसने कहा कि इसकी कीमत हम नहीं दे सकते, इसके लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। हर दुकान वाला अपनी जान छुड़ाता। बहरहाल उसके बाद मैं उस हार को लेके शहर की बड़ी मार्केट में चला गया, क्योंकि इससे पहले मैं छोटे छोटे दुकानों में इस हार के बारे में पूछ रहा था। बड़ी मार्केटों में गया तो वो हार करोड़ों में था। बहरहाल मैंने एक दिन अपनी बीवी को कहा कि आज मैं इस हार को बेचने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इससे जो रकम आएंगी उससे हम कोई अच्छा खासा बड़ा घर ले लेंगे। जिस वक्त मैं उसको बेचने के इरादे से निकला और मैंने अपनी अलमारी खोली तो वो हार वहाँ पे नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो हार मुझे नहीं मिला। फिर हमने ये सोचा कि शायद हार चोरी हो गया है। हमने अपने बच्चों से भी बहुत पूछा लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। बहरहाल घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैंने किसी दोस्त से पैसे लेके वो पैसे पूरे किए और मेरा घर बन गया। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती चली गई। मेरी बीवी मेरा साथ छोड़ के चले गई। मेरे बच्चों की शादियाँ हो गई। मैं बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता था, मैं उनके सहारे पे नहीं रहना चाहता था। मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता, या अल्लाह मुझे सेहत दे ताकि मैं मरे तक काम करूं। इसलिए तो साहब मैं आपके पास आया था नौकरी मांगने के लिए, ताकि मैं पौधे लगाऊं, आपका गार्डन सही करूं, खूबसूरत रखूं, इसको फूलों के साथ रहूं और काम करता रहूं बस। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो हार कहाँ है। उसके बाद क्या वो तुम्हें हार मिला? उसने कहा हाँ साहब, वो हार मुझे उसके बाद मिल गया। जब हमारा घर बन गया और सब कुछ तरतीब हो गई तो एक दिन नहाने के बाद जब मैं कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में गया और मैंने कबर्ड खोली तो देखा कि वो हार वैसे का वैसा साफ़ सुथरा वहाँ पड़ा था, जैसे कि वहाँ से हिला ही ना हो। मैंने अपनी बीवी को बुला के बताया कि देखो ये हार दोबारा से यहाँ पर है। इसका मतलब है कि शायद दिलकश यहीं कहीं है और वो ये नहीं चाहती कि वो मैं ये हार बेचूं। बहरहाल हमने ये फ़ैसला किया कि ये हार हम कभी नहीं बेचेंगे। वो हार आज भी मेरे पास है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद वो हार अपने आप गायब हो जाएगा। इस बारे में मैंने अपनी किसी औलाद को नहीं बताया, क्योंकि वो हार उनके किसी काम का नहीं है। अगर जब भी वो कोशिश करेंगे बेचने की तो वो हार अपने आप गायब हो जाएगा। ये उसकी एक निशानी है जो आज तक मेरे पास है। मैं आज भी उम्र के इस हिस्से में सोचता हूँ कि काश एक दफ़ा फिर से लुधियाना जाऊँ, फिर से उस कब्रिस्तान में जाऊँ और फिर से दिलकश को ढूंढूँ। शायद इस दफ़ा उसे मेरी हालत में रहम आ जाए और वो अपने हुस्न का दीदार मुझे करा दें। डॉक्टर साहब को ये बात तो पता चल चुकी थी कि रब नवाज आज भी उसके इश्क में मुब्तला है, लेकिन उन्हें ये बात भी साथ साथ पता चल चुकी थी कि वो कोई इंसानी मखलूक नहीं थी, वो लड़की जन्नत में थी। लेकिन रब नवाज आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। बहरहाल उसने अपनी चाय ख़त्म की और वो उठ के अपनी कुटिया में चला गया। कुछ कहानियाँ सच में अनकही रह जाती हैं, दिलों में सालों तक रह जाती हैं, जो बंदा किसी को नहीं कहता। बहरहाल अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।